हाँ, लाल पलाश के फूल नहीं ला सकूँगा। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर सूर्यबाला द्वारा लिखित एक अत्यंत मार्मिक और संवेदनापूर्ण कहानी है। ये कहानी मुख्य रूप से दिखावे के खोखलेपन, प्रकृति से दूरी और रिश्तों में आ रही व्यावसायिकता पर तीखा व्यंग करती है। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे आधुनिकता की अंधी दौड़ में लोग अपनी जड़ों, परंपराओं और सात्विक भावनाओं से दूर होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। तो चलिए सुनते हैं कहानी। हाँ, लाल पलाश के फूल नहीं ला सकूँगा। चौक की तरफ जाने वाली भीड़ भरी पक्की सड़क से गुजर रहे हैं तो औगढ़नाथ के नुक्कड़ से बाएं मुड़ जाइए। गली में 5वां मकान मेरा है। उसकी मुड़ेर पर आज 12 साल बाद खड़ा हूँ। धंसती सी छत और चिटकती पत्थर की पट्टियों के बीच से अतीत का कोई टुकड़ा एकदम सामने आकर चिटकने लगता है। दृष्टि बलात् पानी खाए सड़े केवाड़ों को खटखटाने लगती है। फिर जैसे कोई उत्तर न पा टूटी ईंटों और मलबे में उगाई घास के ढेर पर दीमक लगी खोखली धरनी और पत्थर की पट्टियों के बीच बंजारों सी विचरना चाहती है कि उसे चाबुक लगाकर बाग मोड़ लेता हूँ। बस अब आगे बिना वजह गौड़ को मुख्य क्यों बनाया जाए। दृष्ट यात्रा से थकी आंखें मुझे चकमा देकर फिर उसी मलबे के ढेर में सुस्ताने लगी हैं। एक बार फिर चतुर घुड़सवार का करारा चाबुक पड़ता है। हाँ, गौड़ को गौड़ ही रहने देना है। ठीक सामने फिर द्वारका साव की हवेली है, जिसकी पिछली अंधेरी सीढ़ियों से द्वारका साव 12 साल पहले की तरह चांदी के गहनों से लदे थैले लिए अंधेरी कोठरी में गलाने के लिए चले जा रहे हैं। चाची काली मिर्च डली ठंडाई थमा जाती हैं। मैं हंसकर पूछने के अंदाज में कहता हूँ, द्वारिका साव अभी तक रहन में रखी चांदी गलाते जा रहे हैं। चाची गलती सुधारती हैं। द्वारिका साव को मरे 5 साल हो गए। वो तो किशोरी है उनका लड़का। सब्जी जलने की गंध आती है। वे जल्दी से नीचे उतर जाती हैं। एक क्षण को स्तब्ध पत्थर सा जड़ हो जाता हूँ। फिर चैतन्य होकर दिमाग से बीते हुए 12 सालों को झाड़ने लगता हूँ। 12 सालों की मौतें, पैदाइशें, शादियाँ, बारातें, इम्तहान, नतीजे, स्कूल के जलसे, 15 अगस्त के झंडा गीत, कौंधते क्षण, झरझर कर बिखरती स्मृतियाँ, टीसती यादें। लगता है इन सब का कौतुक भरा लबादा ओढ़े खड़ा हूँ। उसे बार बार झटकार रहा हूँ पर उतार नहीं पा रहा हूँ। अभी अभी एक गलती को सुधारता किशोरी पीतल का एक बड़ा सा नाश्तेदान और 9 इंच लंबी दुकान की चाबी लिए निकला है। मुंह में भरे बीड़ों को सरकाता किवाड़ लगा लेने की एहतियाती आवाज़ के साथ जमाने की खराबी पर गली की नाली में थूकता है और रिक्शा पर पूरा थुलथुल शरीर लाद कर कहता है, नीची बाग। अगल बगल गली में जय राम जी होती जाती है। किशोरी अब किशोरी साव हो गया है। अंगीठी पर राख डालकर चाची फिर आ जाती हैं। मलबे पर भटकती दृष्टि को स्थिरता देना चाहता हूँ। पूछूं? नहीं, चाची क्या सोचेंगी। मन को समझा नहीं पाता कि चोर चाची के नहीं अपने मन में है। खैर, पूछने को बहुत है। मोहल्ले को जगाने की जिम्मेदारी अभी स्काउट मास्टर की ही है चाची, या अब कोई और? अरे, तुझे बड़ा याद रहता है रे। लो, वो भी भूल सकता हूँ भला। सुबह 5 बजने के साथ ही उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है के साथ ही गंगा नहा कर लौटते शिवरतन साव टोकते, जय राम जी की मास्टर हड़कम शुरू के देला, अर्थात हड़कम शुरू कर दिया। रुक कर पूछा, मास्टर दिखे नहीं चाची? कहाँ दिखेंगे बेचारे, एक टांग को लकवा मार गया ना, इस सावन में 4 साल हो जाएंगे। दवा पुराना हो चला है, सीलन भरी कोठरी में झलंगी खाट पर पड़े रहते हैं। राम साहब वकील की खिड़की से एक नया चेहरा झांकता है। पूछता हूँ, वकीलन अभी वैसी ही गठीली? चाची फिर गलती सुधारती हैं। वकील साहब की तीसरी बीवी है, पहली की तो याद होगी, बांझ थी, बेचारी को गांव के फुटहे मकान में छोड़ दिया है। आँख से साफ सूझता भी नहीं उसे। बाकी दोनों के साथ मौज करते हैं। दोनों लड़ती नहीं, एक साथ कहाँ रखते हैं। और तीसरी को आए तो अभी कुल 1.5 साल ही हुआ है। इन्हीं की मुवक्किल तो थी, अपने आदमी से तलाक का मुकदमा लड़ रही थी, फिर इन्हीं के साथ बैठ ली। दिलचस्प आदमी है। हाँ, खुद वकील पर मुकदमा कौन ठोके, नहीं तो ऐसे छिचोरों को तो। चाची को सोच नहीं पाती कि क्या किया जाए।
सिलसिला चल रहा है सवालों का जवाबों का, पर हर बार मेरी पकड़ से एक नन्हा मायूस सा सवाल फिसला जा रहा है। वो जानबूझकर इतने बड़े बड़े सवालों की भीड़ में नहीं आना चाहता। नीचे गली में एक लड़का किताबें लिए घर में घुसता दिखाई देता है। एक बार चौंकता हूँ, फिर समझ जाता हूँ अवधेश ही होगा। कितना बड़ा हो गया है वो 2.5 साल का गदबदा अवधेश। सीढ़ियों तक आता हूँ कि वो खुद ही 2-2 सीढ़ियाँ फांदता दौड़ता हुआ ऊपर आता है, पर एकदम सामने मुझे खड़ा देखकर शर्मा जाता है। मैं उसे प्यार करता हूँ, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछता हूँ। आपको इतने सालों बाद आने पर बहुत अजीब लग रहा होगा। हाँ, सब कुछ बहुत बदल गया है, और तुम भी। दोनों मुस्कुरा पड़ते हैं। तभी पास ही कहीं से नन्ही मीठी आवाज़ों के कुछ अस्फुट स्वर कानों में पड़ते हैं। मेरी धड़कन तेज हो जाती है। बंगाली गाना रेडियो में आ रहा है क्या? नहीं, वहाँ उस घर से। उसने चिटकती पट्टियों और पानी खाए सड़े दरवाज़ों की ओर उंगली दिखाई है। वृंदा दीदी लड़कियों को गाना सिखा रही हैं। हारमोनियम के साथ साथ थरथराती सी चलती एक सुरभीनी आवाज़ मेरी पहचान में सिमटने लगती है। बच्चों की आवाज़ें फिर तेज गूंजती हैं। पहुँचतो देर डाक दिए छे आए रे, चोले आए आए आए, डाला मोदेर भोरे छे आज, पाका फिर शोले मोरी, आए आए आए। अर्थात पूस का महीना बुला रहा है, आओ चले आओ, पकी हुई फसलों से हमारी डालियाँ भर गई हैं, आओ आओ आओ। सीढ़ियाँ उतर आता हूँ। स्वर बुलाते रहते हैं छिप छिप कर, आओ ना, आओ ना। अवधेश गुत्थी सुलझाता है। वो वृंदा दी है ना, आप तो यहाँ रहे हैं, शायद याद हो, पर वो तब छोटी रही होंगी। अब गाना सिखाती हैं घर घर जाकर। यहाँ भी कुछ लड़कियाँ आती हैं सीखने। अच्छा, वो राखाल बाबू की लड़की? जैसे सचमुच बड़ी मुश्किल से याद कर पाया हूँ। राखाल बाबू को ही कभी गबन के केस में जेल हो गई थी ना? हाँ हाँ हाँ, अवधेश सोत्साह कहता है। अभी 3 साल पहले ही छूट कर आए हैं। अंदर से घुटती आह दबाकर तटस्थ हो जाता हूँ। गबन के लिए इतने सालों की सज़ा? 6 सालों की थी। एक बार जेल से भागने की कोशिश की थी। उनकी बीवी बीमार थी, उसी कारण सज़ा की मियाद और बढ़ा दी गई। अवधेश बड़े उत्साह से बताता जा रहा है। 12 साल पुराने कौतुक भरे लबादों का यादों वाला भाग फड़फड़ाया है। 3-3 जीपें आकर रुकी थीं। पूरी गली में पुलिस ही पुलिस। राखाल बाबू का मकान घेर लिया था। हतप्रभ राखाल पूरी वीरान गली को देखते रहे। कोई नहीं था जो जमानत तो क्या, इस सरेआम हो रहे हादसे पर कुछ कहता या पूछता ही। शिवरतन साव, द्वारिका साव, दाल वाले सब अपनी अपनी पिछली अंधेरी कोठरियों में माल छिपाने में परेशान थे। राखाल निहत्ते खड़े पहले अंग्रेजी में, फिर टूटी फूटी हिंदी में अटक अटक कर समझाते जा रहे थे। कभी दरोगा जी को, कभी पास खड़े कांस्टेबलों को, जो उत्तर में एक दूसरे और दरोगा जी की ओर देखकर बेफिक्री से मुस्कुराते जा रहे थे। न्याय की दुहाई देते देते अकेले खड़े राखाल का गला रुंध गया था, और ज़्यादा उस समय समझ में नहीं आया था। एकाएक किसी तरह हिम्मत बांधते मास्टर राम लखन कोठरी से निकले थे। ईमानदारी पर ही वारंट काटा दरोगा जी। अरे चोर उचक्कों की कहाँ कमी है? खिड़कियों के पल्लों से झांकते कलेजे मुंह को आ गए। इनकी ईमानदारी का कोई सबूत है क्या स्काउट मास्टर? सबूत क्या, सारी दुनिया जानती है। दुनिया तो इस समय कुंडे चढ़ा चढ़ा कर घरों में बंद हो गई है। हमारे पास पक्का सबूत है। चाहे झूठा ही क्यों ना हो, इस झूठ सच के लफड़े में न पड़ो मास्टर, नहीं तो गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। जाओ लड़कों को कवायद सिखाओ। दरोगा जी ने पान की गिलोरियाँ थूक दी और कांस्टेबलों ने राखाल के हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी थीं। चबूतरे से उतरने से पहले हथकड़ी पड़े हाथों को आगे बढ़ाते हुए राखाल बाबू ने बुद्ध बनी खड़ी नन्ही वृंदा का माथा सहलाया। फिर झुककर अपने गाल उसके आंसुओं से भीगे होठों के पास करते बोले, आज तुझे तेरा बाबा उठा नहीं पाएगा खुकी, एक मिट्टी देना गाल पर। खुकू, तू गीत गाएगी ना, तेरा बाबा सीखों के पार से सुन लेगा। राखाल जीप में बैठ गए थे। मास्टर वृंदा को गोद में उठाए सुनसान चबूतरे पर खड़े थे। अंदर से एक हृदय विदारक चीख आई थी राखाल की पत्नी की। गली में दमघोटू सन्नाटा वैसा ही टंगा रहा। रंगे पुते मकानों के झरोखे से उत्तेजना और उत्सुकता से सांस रोके चेहरे झांकते रहे। धीरे धीरे लोग अपने अपने चबूतरों पर इकट्ठे होने लगे। दुश्मनाई में फंस गया बेचारा बंगाली।
पर यह जोखम कौन ले? यही तो बात है, ये जोखम कौन ले? देवी सिंह ने दोहराया था। 150 की बात होती तो मैं ही देख लेता, पर 10,000 लिया तो खैर नहीं ही था। सुना किसी घूसखोर के खिलाफ शिकायत की थी, पूरा महकमा ही उसके खिलाफ था। सच्चाई और ईमानदारी की अकड़ भी तो दिखाया करता था। अब तोड़ियाँ जेहल में सच्चाई की रोटी। किशोरी अखाड़े से लौटकर धूल झाड़ता हुआ बोला था। चुप बे, द्वारका साहु ने डपटा। अंदर चाचा भी चाची को बता रहे थे। सच्चा और नेक था, कभी एक पैसा हराम या घूस का नहीं लिया। साहब तक खिलाफ थे उसके। मुझे ये सब नहीं मालूम था। मुझे तो राखाल बाबू इसलिए अच्छे लगते थे क्योंकि वे वृंदा के पिता थे। वृंदा को खूकी कहकर बाहों में लेकर उछालते थे। बंगला की जाने कौन कौन सी कविताएं कह कहकर उसे चिढ़ाते थे, और वृंदा काली घनी बरौनियों को झपकाती, गालों पर तर्जनी रखे रूठ जाती। बोलबे ना बाबा, तुम्हार शांगे कौथा बोलबे ना, अर्थात जाओ, नहीं बोलूँगी, तुमसे बात नहीं करूँगी बाबा। तब राखाल बाबू उई खूकी माँ कहकर उसे मनाते थे। मैं दूर मुंडेर पर खड़ा ललचाता रहता, क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी मुझे वृंदा के पिता की तरह बाहों में लेकर उछाला नहीं था। सुबह शाम समय से उतनी छोटी वृंदा चौकी पर बैठ जाती। राखाल बाबू हारमोनियम लेकर स्वर निकालते। बारी बारी से कभी राखाल बाबू की गुरु गंभीर, कभी वृंदा की मासूम मिस्री सी आवाज़ रविंद्र संगीत की लहरियों में तिरती रहती। आज धानेर खेते रौद्र छायार, लूको चुरीर खेला रे माई, लूको चुरीर खेला, जाबो ना आज घरे रे भाई, जाबो ना आज घरे। अर्थात आज धान के खेत में धूप और छाँव लुका छिपी खेल रहे हैं। आज तो घर नहीं जाएंगे रे भाई, आज तो घर नहीं जाएंगे। धान के नन्हे सुकुमार पौधों सी ही वो ध्वनि लहलहा उठी। नीचे आकाश में सफ़ेद बादलों की तरी किसने बहा दी है? दरवाजे पर मैं खड़ा मंत्रमुग्ध सुनता रहता, जैसे मैं स्वयं हरियाले धान के पौधों के बीच लुका छिपी खेल रहा हूँ, जैसे उन सफ़ेद बादलों की तरी को खेता निस्सीम व्योम को नाप रहा हूँ। वो बादलों की तरी डूब चुकी थी, लहलहाते धान के खेतों पर पाला मार गया था। फिर कभी वो ध्वनि नहीं गूंजी जो मेरे लिए किसी भी वाद्य, किसी भी मधुरतम आवाज़ से बढ़कर थी। निस्तेज सी वृंदा स्कूल जाती और आती, इसके सिवा कभी उसे गाते हंसते खेलते नहीं देखा। पूछने पर एकाध शब्द बोलती और साल के अंत में पुरानी किताबें मांगने आती। मैंने जब से जाना था कि मेरी किताबें दूसरे साल वृंदा पढ़ेगी, खूब संभाल कर रखता और साल के अंत में उन पर कवर चढ़ाकर कई कई जगह वृंदा लिख देता। बाल मन के किसी कोने में रहता, वृंदा को पुरानी किताबें पढ़ने का दुख ना हो। किताबें ले जाते हुए वो कृतज्ञ भाव से अपने होठों को स्पंदित करती, धीमे से मुस्कुरा पड़ती, एक बेहद करुण मुस्कान। जाने क्यों उतना छोटा होने पर भी मैं उसकी वो मुस्कान नहीं झेल पाता। लगता इसके बाद अगर मैंने कुछ भी कहा या पूछा तो ये स्पंदित होंठ आंसुओं से भीग जाएंगे। मैं रोक नहीं पाया, चुपचाप जाकर उसके पास खड़ा हो गया। यत्न से होठों को भींचकर बनाया संयम का छोटा सा बांध सीमा तोड़कर बह चला था। परौनियों में उलझे हुए आंसू तरबतर ढुलक रहे थे। मैं उसे समझा रहा था कि तुम्हारे बाबा आ जाएंगे, और वो कह रही थी, नहीं हमारे पास पैसे नहीं है ना, कोई हमें देगा भी नहीं। तब कहीं हल्के से कौंधा था, बड़ा होकर खूब सारे पैसे कमाकर पुलिस वालों के सामने फेंक दूंगा और सारी गली के 100 महाजनों के बीच से राखाल बाबू को छुड़ा लाऊंगा। 1.5-2 साल बाद ही पिताजी यहाँ का व्यापार चाचा को सौंप सिंगापुर मलाया कहाँ कहाँ घूमते रहे। बाद में मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया। जाने कैसे पैर उठे। चाची जरा राखाल बाबू को देखाऊं। हाँ हाँ, भला तुझे याद रहा, बेचारे दुखी आदमी हैं, लंबी बीमारी से टूटे, वो तो बेटी है कि बेचारी। नमस्कार राखाल बाबू, पहचाने नहीं, मैं अनूप हूँ, अनूप। राखाल बाबू एक क्षण को धुंधलाती आंखों में बीते वर्षों का नेगेटिव धोते हैं, फिर एकदम चश्मे के भीतर से उनकी आंखें ललक पड़ती हैं। कौन? अनूप? अनूप बेटा, आओ आओ, कब आए, कैसे हो? सब बताया। मेरे माथे पर हाथ फेरते भरे गले से बोले, तुम तो वैसा ही है अनूप, छोटे अनूप माफिक, बदला नहीं। अच्छा, चाय तो पिएगा? कुकी कुकी माँ, देख तो के ऐसे छे।
अर्थात कौन आया है? कोई जवाब नहीं आया तो बोले, अभी आई नहीं वृंदा। वही वृंदा याद है? वो बराबर मुझे चिट्ठी में लिखती थी, ओनुप मुझे किताबें देता है, ओनुप सवाल बता देता है। बाबा मैं ठीक हूँ, अभी आती होगी, चाय पी के जाना बेटा। हाँ। गुमसुम बैठा देखता रहा, सोचता रहा बात किस सिरे से शुरू करूं कि उनकी दुखती रग फूट कर बह न चले, और कुछ ना पूछकर यूं ही बैठा कब तक देखा करूं उस चौकी को जिस पर राखाल बाबू धान के हरे भरे खेतों के ऊपर नीले आकाश में तिरते सफ़ेद बादलों की तरी के गीत वृंदा को सिखाया करते थे। कौर वर्णा उन्नत ललाट वाले राखाल बाबू आज भी उसी चौकी पर थे, जगह जगह से सिले हुए कुर्ते पजामे में। चश्मे की एक कमानी धागे से बंधी थी, नीचे हैंडल टूटा हुआ कप रखा था। रक्तहीन जर्जर शरीर और चेहरा टूटन और विषाद का एक स्टिल मात्र। खुद ही जैसे अपने आप से कहने लगे, हमारा स्टोरी तो सुना ना अनूप, एक रियलिटी जो स्टोरी बन गया। हमारा लाइफ ही एक स्टोरी हो गया अनूप, एक सच्चे हंसते खेलते जीवन के कंप्लीट डिज़ास्टर का स्टोरी, पूरी तबाही की कथा। अनूप मैं रात दिन इसी कोठरी में एक अदृश्य पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। जानते हो क्यों? यह स्टोरी मैंने बस अपने ही रक्त से क्यों नहीं लिखी, अपनी बीबी और फूल सी खूकी के रक्त से क्यों लिखी? क्यों लिखी? आवेश से कांपते उनको मैंने पकड़ लिया था। वे मेरे कंधे पर सिर रखकर फपक पड़े थे। काश मैं सच न बोलता, घूस लेता, चोरी करता। बाबा की हो लो, अर्थात बाबा क्या हुआ? बाहर से आती पदचापों के साथ एक मृदु स्निग्ध स्वर। खूकी खूकी देख तो ओनो पेशे छे, अरे वो ही छोटा अनु। मैंने निपट अनाड़ी की तरह हाथ जोड़ दिए थे। 3 अस्फुट धीमे स्वर कोठरी में गूंजे थे। हाँ, वो वृंदा ही थी, विस्फारित दर्द भरी आंखों से मुझे ताक कर आंखें नीची करती हुई। खूब घने रेशमी बालों की लंबी सी चोटी बिना रिबन यूं ही गुथी हुई, नारंगी फूलों वाली साड़ी उस कंचन काया में लिपटी थी। मुझे जाने कैसे हर श्रृंगार के फूल याद आ गए, छूते ही झड़ पड़ने वाले। चेहरा वैसा ही सुकुमार भोला, पर उस पर एक भिक्षुणी सा गांभीर्य और विरक्त लिपटी हुई थी। चाय लेंगे? हाँ हाँ निये यशो खूकी, अर्थात हाँ हाँ ले आओ खूकी। एक कप मुझे, एक राखाल बाबू को पकड़ाया। आर तुमी, अर्थात और तू। कुल 3 शब्द। मुझे लगा आकाश पाताल दिगंत शून्य में व्याप्त हो गए हैं। एक दर्द भरी खुशबू मेरे अंदर फंस गई है, मौल सिरी के टप टप टपकते विरक्ति भरे फूल। प्याले उठाती उसकी बेहद दुबली कुई सी पंखुड़ियों सी हथेलियों उंगलियों को देखता रहा। बचपन के निश्चल अबोध स्पर्श याद आए। उससे कभी कुछ कहा सुना नहीं था, पर अंदर अंदर महसूस करता सारा उसका दायित्व तो मुझ पर है। कभी वार्षिक परीक्षा के लिए रबर पेंसिल सारा सामान है कि नहीं पूछता, कभी पेंसिल कटर धीमे से पकड़ा देता। सहानुभूत से भरा यह अनुराग शायद उसे भी बांधता था। बिना प्रदर्शित किए ही उसकी कृतज्ञता मेरी सहानुभूति को मिल जाती। आंखों ही आंखों में उसने मुझे अपने दुख सुख का भागीदार बना लिया था। कैसी हो वृंदा? वही शांत लंबी बरौनियाँ धीमे धीमे उठीं, लम्हे भर को मुझ पर टिकीं, फिर गिर गईं, जैसे पूछ कर लौटी हूँ। ये इतना सतही प्रश्न क्या मैं ही पूछ रहा हूँ? फिर शांत भाव से बोली, अच्छी तुम कहाँ हो? अभी 1 हफ्ते पहले कनाडा से लौटा हूँ। पिताजी ने कहा पहले चाचा के पैर छुआओ, कल ही जाना भी है, एक ज़रूरी इंटरव्यू है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुखी हो बेटा। कोठरी के बाहर कुंडा खटका। के माँ वृंदा दीदी को बुला रही है, एक छोटी लड़की थी। वृंदा ने पूछा, शेफाली के यहाँ जाऊँ बाबा? हाँ हाँ जा खूकी। वो नमस्ते कर चली गई, उसी तरह उठी हुई पलकें संभाल कर गिराती हुई। कहाँ गई है वृंदा? इसकी सहेली शेफाली की शादी है, मेकअप के लिए बुलाया है। सारे मोहल्ले में जान पहचान में सब जगह वृंदा ही जाती है वधू को सजाने। उनकी आंखों में एक नमी तैरती है। ओनू इस बुढ़े पर एक उपकार करेगा? मेरी वृंदा के लिए भी एक वर ढूंढ सकेगा? उसके माथे से एक सजा याफ्ता कैदी के बेटी होने का कलंक मिट सकेगा? समझाना ओनू कि मैं जेल क्यों गया था, शायद कोई समझ ही जाए। मेरा यज्ञ विफल हो गया, पर मेरी खूकी अभी भी आहुति देती जा रही है। लौट आया,
लेकिन खाते पीते चाची से बतियाते वे पतली मृणाल बाहें मुझे अवसाद की अतल गहराई में डुबोती जा रही थीं। एक के बाद एक कितनी ही वधुओं के माथे पर चंदन के घोल से नन्ही बिंदिया लगाती, सुहाग का टीका धरती, जूड़े में बेड़ी सजाकर पारदर्शी लाल रेशमी अवगुंठन संवारती विरक्त सन्यासिनी की सुकुमार लंबी उंगलियां। अचानक यौवन नहीं, हठीलापन बचपन हुंकार उठता है। वो चंदन के घोल, कुमकुम वेणी और रेशमी दुपट्टे से उस सन्यासिनी को सजाने लगता है। उस झीने पारदर्शक अवगुंठन में मेरा यौवन झांकने लगता है। देखता है पतले गुलाबी होंठ शाप मुक्त हो मुस्कुरा रहे हैं, चिर अनुरागमयी चुंबकीय मुस्कान, और वे उलझे आंसुओं वाली घनी बरौनियाँ मुक्त हो नीले आकाश में बादलों की तरी उतार लाई हैं। मैं अपने आप को बोल्ड बनाने लगा। हाँ, मैं ये आकाश का स्वप्न धरती पर उतार सकता हूँ, मनोबल चाहिए बस। कनाडा से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लौटा हुआ मैं भी रूढ़ियों की गलित मानसिकता में दबा रहा तो कर चुका शाप मुक्त उन होठों को। नहीं, उठाना होगा एक ठोस कदम। बाहरी दरवाजे का कुंडा खटका। वही होंगे, चाची हुलसती हुई बोली। तुम्हें 2 दिन पहले ही आयात देखकर कितने खुश होंगे। आने की खबर सुनकर पूरे शहर में शोर कर आए थे। दरवाज़ा मैंने ही खोला। चाचा के पैरों पर झुका तो भौचक देखते रह गए, फिर एकदम से मुझे खींचकर चिपटा लिया। कितनी देर चिपटाए रहे। अनूप, मेरा अनूप, सपना देख रहा हूँ क्या रे? और फिर जो अनूप की आवभगत शुरू हुई तो लस्सी, समोसे, नहीं औधे सुन, राम भंडार की केसरिया बर्फ़ी और लौटते समय बंगाली की दुकान से रसगुल्ले। फिर चाची को सुनाकर बोले, सिंघल मिले थे। मैंने कहा अनूप लौट आया डिग्री लेकर, तो लजा गए थे। जब जा रहा था कनाडा, मैंने गदगद भाव से सबको खबर सुनाई थी, तब यही सिंघल ताने मारकर बोले थे, अभी इतने गदगद हो गुप्ता जी, जब विलायत से चिट्ठी मेम लेकर लौटेगा तब कितने प्रसन्न होगे। एक आध और ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। अब तो फैशन हो गया है, नहीं तो हुक्का पानी बंद हो जाता था बिरादरी में। अभी हम अग्रवालों में तो विचार है ही। भगवान का दिया उससे क्या कम है जो नौकरी के चक्कर में 7 समंदर थाने भेज रहे हो। वही बुद्धि व्यापार में लगाए। एक बार बाहर गया तो समझो लड़का हाथ से निकल ही गया। न शील, न संकोच, न बड़े छोटे का अदब कायदा। तब वे जात पात थोड़ी समझते हैं, दकियानूसी कहकर खिल्ली उड़ाते हैं। आज मैं सीना तान कर सिंघल से बोला, सिंघल, मेरा अनूप आ रहा है। चाचा की नम आंखें गर्व से छलकी पड़ रही थीं। चाची हंसने लगीं। अरे अनूप, आज इतने चहक रहे हैं। उस दिन तो सबके बहकावे में आकर सारे आंगन में डोलते फिरे, उसी मेम वाली बात पर। औधेस की अम्मा, तुम्हें क्या लगता है अपना अनूप तो ऐसा नहीं करेगा ना? उठते टहलते बैठते फिर टहलते। औधेस की अम्मा की रट लगा रखी थी। चाची फिर हंसने लगी, झेप कर बोले, तुम्हें पूरा नहीं मालूम कितने व्रत, अनुष्ठान और मनौतियाँ बस इसी अनूप के लिए मांगी हैं। बस इसी प्रार्थना से कि हमारी इज्जत मर्यादा पर आँच ना आए। सो भगवान ने सुन ली। अब देखना किस शान से सारी बिरादरी निपटूंगा। देखना कैसे कुल, गोत्र, कुटुंब और संस्कार वाली बहू लाता हूँ। बंगाली रसगुल्ले का टुकड़ा मेरे गले में अटका था। मैंने पानी के साथ किसी तरह से निगला और सिर झुकाए मूर्तिवत बैठा रहा। अनूप, बरसात की रात है, नीचे बरामदे में ही सो। रात को बूंदाबांदी हुई तो बिस्तर लेकर भागना पड़ेगा। चाची कह रही थी, पर अवधेश जिद करके मेरा अपना बिस्तर छत पर ही ले आया। बिस्तर पर पड़े पड़े थोड़ी देर विदेश वृत्तांत सुनता रहा, फिर सो गया। चुपचाप आकर मुड़ेर पर कोहनी टेक कर खड़ा हो गया हूँ। दृष्टि फिर पूरी गली में बिछती जा रही है। दिन भर की गली, चांदी का हिसाब लगाकर सोया हुआ किशोरी, झिरझिराती पुरवाई में तीसरी बीवी के आंचल की छाँव में सोए राम सहाय वकील, काली रात में काला धन गाड़ते गंधी वाले, लकवे से घिसट घिसट कर एल्युमिनियम के पिचके बर्तन धोते मास्टर राम लखन। बस बस लौटो, शेष सब गौड़ है, गौड़ है। दूर शेफाली के घर से हारमोनियम के साथ लाउड स्पीकर पर वृद्ध नारी कंठों का संवेद स्वर गूंज रहा है। उल्लास और उल्हाने में डूबा ठुमकता हुआ गीत। पीला गेंदे का फूल, लाल पलाश का फूल मुझे ला के दो, नहीं तो खाना नहीं पकाऊंगी, चोटी नहीं गूंथूंगी। ला दो लाल पलाश के फूल। मैं लाल पलाश लाने के लिए आगे बढ़ता हूँ कि कोई खींच लेता है, जकड़ लेता है। लौटो लौटो, तुम्हें लाल पलाश नहीं ले जाना है, पीला गेंदा नहीं ले जाना है, बहको मत।
थकान से भरा बोझिल कदमों से खाट पर पड़कर आंखें कसकर बंद कर लेता हूँ। नींद नहीं आती। शायद भीरू हूँ, कायर हूँ, इसलिए। सबल साहसी सोते हैं और कायर जागते हैं। नीले आकाश में बादलों की असंख्य किश्तियाँ सफ़ेद पाल ताने तिर रही हैं और शेफाली के घर से लौटी हुई वृंदा अंधेरी बरसाती रात में एक गीत गा रही है। ए कोरछे भालो निठुर रे, अर्थात यही अच्छा किया निष्ठुर तुमने, ये अच्छा ही किया। मैं मुंदी आंखों निश्चेष्ट पड़ा हूँ। सुबह मुझे चले जाना है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी हाँ, लाल पलाश के फूल नहीं ला सकूँगा। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट और श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।